ठीक है, अब ठीक है, आइए आपको अब आइए स्क्रीन आपको पूरा प्रॉपर स्क्रीन जो पूरा मैं लिख रहा था वो जो अभी मैं लिख रहा दिखेगा। था वो अभी दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं एक बार चलिए मैं दोबारा एक से बार ब्रीफ कर देता दोबारा हूँ। से ब्रीफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया मैंने आपको बताया कि जो पल्लवन कि है जो पल्लवन है उसका उसका बेसिकली उद्भव कैसे बेसिकली हुआ है, उद्भव कैसे हुआ कि है, जो ये कि बेसिकली जो जो ये गाँव के, बेसिकली जो गांव के समाज के जितने भी लोग हैं, एक अधिकांश लोगों सामाजिक का एक अनुभव है सामाजिक ये। अनुभव है और ये। उस अनुभव के और उस आधार पर जब अनुभव बहुत के सारे आधार लोग पर एक जब ही बहुत जैसा सारे लोग अनुभव एक ही करते जैसा हैं, अनुभव करते तो हैं, उसके तो आधार पर उसके आधार कोई पर कहावत या कोई उक्ति, कहावत या उक्ति, लोकोक्ति, लोकोक्ति, मुहावरा आदि बन मुहावरा जाता है। आदि बन जाता है। तो वो तो वो अंतिम रूप से अंतिम रूप जब ये से कोई कहावत जब बन एक कोई जाती है, कहावत बन फिर वो जाती है, आपसे फिर वो आपसे भाव विस्तार में पूछी भाव जाती विस्तार है में कि पूछी जाती है आप कि इसका आप मूल इसका भाव बताइए मूल कि ये भाव किस बताइए तरीके कि से ये किस डेवलप हुआ तरीके है, से इसके डेवलप पीछे हुआ के है, अनुभव इसके क्या रहे पीछे के होंगे, अनुभव क्या रहे इसका होंगे, मूल भाव क्या इसका है। मूल भाव क्या है। ठीक है, और उसके ठीक है, लिए और उसको उसके लिए प्रमाणित उसको करने के प्रमाणित लिए करने के आपको लिए करना होता है, आपको कुछ करना होता उदाहरण है, देने कुछ होते हैं उदाहरण उसी देने होते हैं परिस्थिति के। उसी परिस्थिति के। उसको हम आगे एक एक उसको करके हम आगे एग्जाम्पल एक से एक करके समझेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें मैंने आपको बताया इसमें मैंने आपको बताया कि कि विषय वस्तु, विषय वस्तु, हम इसमें क्या क्या हम चीजें इसमें क्या देखेंगे। क्या चीजें देखेंगे। पहली चीज देखेंगे पहली हम चीज विषय देखेंगे हम वस्तु, विषय वस्तु, दूसरा दूसरा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु में हम दो विषय चीजों को वस्तु में हम देखेंगे, दो जो चीजों को आपने विषय देखेंगे, वस्तु जो आपने प्रस्तुत विषय की है वस्तु प्रस्तुत की है, उसकी प्रासंगिकता उसकी क्या है। प्रासंगिकता क्या है। दूसरा दूसरा उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका। और इसके बाद तीसरा जो और अहम इसके रहेगा वो बाद रहेगा तीसरा जो अहम रहेगा वो प्रस्तुतिकरण। रहेगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन कैसा है आपका। प्रेजेंटेशन कैसा है तीनों आपका। चीजों पे बात करेंगे हम। तीनों चीजों पे बात करेंगे हम। भाव विस्तार की अगर भाव संरचना की विस्तार हम की अगर बात करें संरचना की हम बात तो करें, संरचना तो तीन स्तरों संरचना पे होती है। तीन स्तरों पे होती है। सबसे पहले आप सबसे परिचय पहले लिखेंगे। आप परिचय लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आप दूसरे नंबर मुख्य पे विषय वस्तु आप लिखेंगे। मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। मतलब आप उसका भाव मतलब विस्तार आप उसका करेंगे। भाव विस्तार करेंगे। मुख्य विषय वस्तु हुई। मुख्य विषय वस्तु हो गई। अंत में आप अंत में निष्कर्ष देंगे। आप निष्कर्ष देंगे। ठीक है। ठीक है। जब मैं जब आपसे बात कर मैं रहा हूं आपसे परिचय बात की, कर रहा हूँ परिचय की, तो परिचय के लिए तो मैं आपको बोल परिचय रहा के हूँ लिए मैं ये आपको होता बोल है रहा हूँ कि मूल ये होता है भाव बोध। मूल भाव बोध। मूल भाव बोध का मूल मतलब भाव बोध का मतलब क्या है। वो है अनुभव, वो है वह अनुभव, संचित वह अनुभव संचित अनुभव, जिनकी जिनकी पृष्ठभूमि पर पृष्ठभूमि पर वो कहावत, वो कहावत, लोकोक्ति लोकोक्ति या कथन या कथन जो आपसे जो भाव आपसे विस्तार के लिए भाव पूछा गया विस्तार है के लिए पूछा गया है, वो वो विकसित हुआ है। विकसित हुआ है। ठीक है। तो ठीक है। इसमें जैसे तो मैंने इसमें आपको जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैंने दिया, आपको एग्जाम्पल दिया, आपके इसमें पूछा भी गया आपके था इसमें परीक्षा पूछा में, भी गया था परीक्षा में, टेस्ट में, टेस्ट में। जाकी रही भावना जाकी जैसी रही भावना प्रभु जैसी मूरत देखी प्रभु तन मूरत तैसी। देखी तिन तैसी। इसके अलावा इसके पूर्व अलावा चलने के पूर्व बटोही, चलने के बटोही, बाट की पहचान कर बाट ले। की पहचान कर ले। तो इसमें तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं अगर मैं पहले आपको वाले बात की, करूं पहले वाले की, जिसमें आपका ये था जिसमें मूर्ति आपका वाला, ये था मूर्ति वाला, ठीक है, कि जाकी रही भावना जाकी जैसी रही भावना प्रभु जैसी मूरत देखी प्रभु तन मूरत तैसी। देखी तिन तो तैसी। अब यहाँ पे बात तो की अब गई है यहाँ पे मूर्ति बात की। की गई है मूर्ति की। ठीक है। ठीक है। अब इस अब मूर्ति में आप इस देखिए, मूर्ति में आप देखिए, अगर इस मूर्ति अगर को इस मैंने, मूर्ति को आप लोगों मैंने, ने बहुत से आप लोगों ने लोगों अपनी ने बहुत कॉपी से लोगों देखी ने अपनी होगी, कॉपी देखी तो होगी, वहां पे भी मैंने ये तो वहां पे भी एग्जांपल दिया मैंने है ये आपको। एग्जाम्पल दिया है आपको। और उसी और एग्जांपल को मैं यहाँ उसी पे रिपीट एग्जाम्पल कर को रहा मैं हूँ यहाँ पे ताकि आप उस रिपीट चीज कर को रहा हूँ अच्छे ताकि से आप समझ उस चीज को सको। अच्छे से समझ सको। अगर आप कहेंगे तो मैं अगर दूसरा आप कहेंगे एग्जांपल तो भी मैं दे दूसरा दूंगा, बहुत एग्जाम्पल सारे भी दे एग्जांपल दूंगा, हो बहुत सकते सारे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हो सकते हैं, तमाम क्योंकि सारे अनुभवों तमाम के सारे बाद विकसित अनुभवों के होती हैं बाद ये विकसित होती हैं लोकोक्ति। ये लोकोक्तियां। ठीक है। ठीक है। मूर्ति, मूर्ति, अगर इसको अगर एक इसको भक्त देख एक रहा है भक्त देख रहा है, तो वो भगवान तो देख वो रहा है इस भगवान मूर्ति देख में। रहा है इस मूर्ति में। अगर इसको एक अगर नास्तिक इसको एक देख रहा है नास्तिक देख रहा है, तो उसे एक तो पत्थर उसे दिखाई एक दे रहा है पत्थर या दिखाई दे केवल रहा है मूर्ति या दिखाई केवल दे रही मूर्ति है। दिखाई दे रही है। अगर इसको एक अगर शिल्पी इसको देख एक रहा है शिल्पी देख रहा है, तो उसे एक तो शिल्प उसे दिखाई एक दे रहा शिल्प है। दिखाई दे रहा है। अगर इसको कोई अगर व्यापारी इसको देख कोई रहा है व्यापारी देख रहा है, तो उसे एक तो उसे एक व्यापार की वस्तु दिखाई व्यापार दे की रही है, वस्तु दिखाई दे रही है, क्रय विक्रय, जिससे क्रय उससे विक्रय, लाभ अर्जित जिससे हो उससे सके, लाभ अर्जित हो लाभार्जन कर सके, सके। लाभार्जन कर सके। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सिमिलरली बात अगर हम करें, यहाँ पे बात करते हैं, मूर्ति की जगह आप रख के मूर्ति की देखिए, जगह आप रख के पुस्तक रख देख के लीजिए, देखिए। पुस्तक रख के देख लीजिए। अगर एक विद्यार्थी अगर एक पुस्तक को देख विद्यार्थी रहा है पुस्तक को तो देख रहा है, विद्यार्थी के तो लिए वो पुस्तक विद्यार्थी के हो लिए गई वो अध्ययन पुस्तक हो गई सामग्री। अध्ययन सामग्री। एक अध्यापक देख रहा एक है अध्यापक तो देख उसके रहा लिए है अध्यापन तो उसके लिए सामग्री। अध्यापन सामग्री। और अगर और अगर एक व्यापारी देख रहा एक है तो उसके व्यापारी लिए देख क्रय रहा है तो विक्रय उसके की लिए क्रय वस्तु। विक्रय की और वस्तु। अगर उसी और पुस्तक अगर को एक उसी लेखक पुस्तक देख को रहा एक है लेखक तो देख रहा उसके है, लिए एक रचना तो हो उसके गई, लिए एक रचना हो गई, कृति। ठीक। तो ये है तो ये है दृष्टिकोण का महत्व। दृष्टिकोण का महत्व। तो अब मैं आपसे तो कहूं कि अब मैं इस आपसे कहूं कि इस जो उद्धरण है, जो जाकी उद्धरण रही है, भावना जाकी जैसी रही प्रभु भावना मूरत जैसी देखी तन प्रभु मूरत तैसी, देखी तुम जैसी, इसका जो मूल है, इसका जो मूल मूल भाव है, बोध है मूल भाव बोध है, दृष्टिकोण,
दृष्टिकोण या या नजरिए का महत्व। नजरिए का महत्व।
इसको आप एक दो इसको लाइन में आप अगर एक दो लैंग्वेज लाइन में देकर अगर लिखना लैंग्वेज चाहें देकर तो लिखना चाहें लैंग्वेज देकर लिख तो दीजिए। लैंग्वेज देकर लिख दीजिए। दृष्टिकोण या दृष्टिकोण या नजरिए का इसका मूल महत्व है, भाव इसका मूल भाव बोध पूरी है, पंक्ति का। पूरी जाकी पंक्ति रही का। भावना जैसे जाकी रही भावना प्रभु जैसे मूरत देखी प्रभु तैसे। मूरत देखी तन तैसे। दूसरा था दूसरा था पूर्व चलने के पूर्व बटोही चलने के बटोही बाट की बाट पहचान कर ली। बाट बेसिकली की है पहचान बेसिकली है कि क्या? तुम कि कहीं जा रहे तुम हो, कहीं कोई जा लक्ष्य रहे की हो, तरफ कोई बढ़ रहे हो, लक्ष्य की उस तरफ बढ़ रहे हो, तो लक्ष्य की उस तरफ आगे लक्ष्य की अग्रसर तरफ होने से आगे पहले अग्रसर होने से तुम पहले देख लो कि उस तुम लक्ष्य देख लो कि इस तक लक्ष्य पहुंचने का जो तक मार्ग है, पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग में क्या उस क्या मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं। बाधाएं आ सकती उन हैं। बाधाओं को पार उन करने के बाधाओं लिए को पार आपको करने के लिए इस आपको रणनीति का इस पालन करना रणनीति का पड़ेगा। पालन करना पड़ेगा। उस चीज के लिए जो आपको उस चीज के रणनीति लिए जो बनानी आपको पड़ेगी, रणनीति जो बनानी योजना पड़ेगी, बनानी जो पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, वो वो मूल भाव है मूल उस भाव है उद्धरण का। उस उद्धरण का। इसमें क्या, अगर इसमें उस क्या, पूर्व अगर चलने उस की बटोही पूर्व उसका चलने अगर की मूल बटोही भाव बोध उसका अगर देखें मूल हम, भाव तो बोध उसका मूल देखें भाव हम, बोध तो क्या हो उसका मूल जाएगा? भाव बोध क्या हो जाएगा? नियोजन नियोजन या या रणनीति 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 निर्माण निर्माण का महत्व। का महत्व। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हमें सबसे लिखना पहले जब शुरू हमें करना लिखना है, शुरू तो सबसे करना है, पहले हम तो परिचय सबसे लिखेंगे पहले हम परिचय ऑब्वियसली। लिखेंगे ऑब्वियसली। परिचय जब हम लिखेंगे, परिचय जब हम तो लिखेंगे, परिचय में हम तो लिखेंगे परिचय मूल में हम भाव लिखेंगे बोध मूल भाव बोध। कि पल्लवन कि का जो पल्लवन का भाव उद्धरण जो है है, उसका उद्धरण मूल है, भाव क्या उसका है, मूल भाव क्या है, क्यों वो क्यों उद्धरण बना वो है, उद्धरण बना है, उसका इतना इम्पोर्टेंस इसका क्यों उसका है इतना इम्पोर्टेंस कि हम क्यों 2 है पेज भर के कि उसका दो भाव विस्तार पेज कर भर रहे के हैं। उसका भाव विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ठीक आई है। थिंक ये क्लियर है चीज आई थिंक सबको। क्लियर है, ये चीज उसके सबको। बाद हम अगले पार्ट में उसके बाद चलते हम हैं, अगले पार्ट वो में है चलते हैं, वो मुख्य है विषय वस्तु। मुख्य विषय वस्तु। ठीक है। ठीक है। मुख्य विषय वस्तु का मुख्य मतलब विषय क्या? वस्तु का अब मतलब क्या है? आपने जो अब मूल आपने जो भावबोध लिख मूल दिया, भावबोध लिख दिया, ठीक है, ठीक है, मूल भावबोध को मूल भावबोध को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ये दिखाने के ये लिए कि दिखाने के आपने लिए मूल कि आपने भावबोध मूल सटीक रूप से भावबोध समझा है, सटीक रूप से समझा है, और और ये मूल ये भावबोध जो मूल है भावबोध जो या है उद्धरण जो है या वो उद्धरण जो है एकदम सही है, वो एकदम सही है, सही तरीके से ही सही इसको तरीके विकसित से किया ही गया है। इसको विकसित किया गया है। तो उसके लिए तो आप क्या उसके करेंगे, लिए आप क्या उसको करेंगे, एक उसको एक करके एक एक एग्जाम्पल्स करके के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के अलग अलग माध्यम तरीके से, के अलग एग्जाम्पल, अलग तरीके के एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल्स अलग अलग देके उसको एग्जाम्पल्स देके समझाओगे। उसको समझाओगे। जैसे जैसे पूर्व चलने के बटोही पूर्व चलने बाट की के पहचान बटोही कर ले, बाट की यहाँ पे हमने पहचान लिख कर ले, दिया यहाँ पे हमने लिख कि दिया नियोजन और कि रणनीति का नियोजन महत्व और बताया रणनीति का गया है। महत्व बताया गया है। अब हम अब अगर हम इसी अगर महत्व की बात इसी करते हैं, महत्व की बात तो करते हैं, पहली चीज तो पहली आर्थिक चीज क्षेत्र में देखिए, आर्थिक क्षेत्र में देखिए, भारत ने भारत ने आजादी के बाद आजादी के बाद पंचवर्षीय नियोजन को अपनाया पंचवर्षीय नियोजन को अपनाया और और पंचवर्षीय रणनीति के पंचवर्षीय माध्यम से रणनीति के आर्थिक माध्यम से विकास किया। आर्थिक और विकास आज किया, और आज दुनिया की दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष शामिल है। अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तकनीकी लेवल पे इसरो तकनीकी की, लेवल पे इसरो की, तो इसरो ने प्रॉपर इसरो ने समुचित प्रॉपर रणनीति के समुचित माध्यम से रणनीति के माध्यम से चंद्रयान, चंद्रयान, मंगलयान जैसे मंगलयान सफल अभियानों का जैसे सफल अभियानों का नेतृत्व किया। नेतृत्व किया। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके के आप इसी तरीके के एग्जाम्पल आप देखिए एग्जांपल्स कि देखे ये जो कि है नियोजन और ये जो है रणनीति का नियोजन महत्व और इस रणनीति का उद्धरण में महत्व इस बताया गया है। उद्धरण में बताया वो गया चीज है। आपको ऐसे वो एग्जाम्पल्स चीज देकर आपको के ऐसे एग्जांपल्स लगभग देकर के लगभग लगभग 3 से 4 पैराग्राफ लगभग में, 3 से 4 पैराग्राफ तीन में, चार एग्जाम्पल अगर आपके तीन पास चार हो जाते एग्जाम्पल हैं अगर तो आपके बहुत पास हो अच्छी बात जाते है। हैं तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। बात है। ये मान लीजिए बहुत कि अच्छी बात आप है। ये मान लीजिए कि 10 आप में से 10 में ज्यादा से नहीं तो ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आपको तो 7 मार्क्स एग्जामिनर देके आपको जाएगा। 7 मार्क्स अगर देके आपने जाएगा। 4 एग्जाम्पल्स अगर के आपने माध्यम 4 से स्पष्ट एग्जाम्पल्स कर के दी ये माध्यम से चीज, स्पष्ट कर दी तो ये कम से चीज, कम 7 तो मार्क्स कम आप से अपने कम पक्के 7 मान के मार्क्स आप अपने चलिए, पक्के मान के पूरे चलिए, स्ट्रक्चर के पूरे साथ, स्ट्रक्चर 7 के से 8 साथ। मार्क्स अगर 7 आप से 8 मार्क्स अगर प्रॉपर आप स्ट्रक्चरिंग फॉलो प्रॉपर करते हैं तो। स्ट्रक्चरिंग फॉलो करते हैं तो प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग में हम प्रॉपर भी स्ट्रक्चरिंग आगे में भी बढ़ेंगे, आगे सारी बढ़ेंगे। चीजें मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं तब मैं बताऊंगा, इतने मार्क्स का तब मैं दावा इतने करूंगा। मार्क्स का दावा कर रहा ठीक हूँ। है। ठीक है। अब सारी चीजें सुन अब लीजिए एक सारी बार, चीजें सुन लीजिए एक उसके बार। बाद आप उसके ये मान बाद के चलना आप ये कि मान के केवल चलना एकमात्र कि केवल मुख्य विषय एकमात्र वस्तु ही नहीं मुख्य है, विषय वस्तु ही नहीं है, उसमें मूल भावबोध का उसमें अपना मूल भावबोध इम्पोर्टेंस का है, अपना इंपॉर्टेंस है, मुख्य विषय वस्तु का अपना मुख्य विषय वस्तु इम्पोर्टेंस का है, अपना और इंपॉर्टेंस लास्ट है, में और निष्कर्ष का अपना लास्ट में इम्पोर्टेंस निष्कर्ष का अपना इंपॉर्टेंस है। है। निष्कर्ष आपको निष्कर्ष उसी आपको अकॉर्डेंस में उसी देना है अकॉर्डेंस में देना है जो उद्धरण का जो भाव है। उद्धरण का भाव है। उद्धरण का भाव जो उद्धरण है का भाव जो है वही आपके वही निष्कर्ष में आपके झलकना चाहिए। निष्कर्ष में झलकना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अब तो अब तीन हमने देख लिया कि तीन हमने देख संरचना के लिया कि स्तर पे संरचना 3 के भाग स्तर हो पे गए इसके। 3 भाग हो गए इसके। सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा परिचय, परिचय, दूसरे नंबर पे हमने देखा दूसरे नंबर मुख्य पे विषय हमने देखा वस्तु, मुख्य विषय वस्तु, तीसरे नंबर पे हमने देखा तीसरे नंबर पे निष्कर्ष। हमने देखा निष्कर्ष। अब हमने ये भी देख अब लिया कि हमने ये भी परिचय में देख हमें लिया क्या कि
परिचय में हमने क्या लिखना है, मूल भाव अब हमने ये भी देख लिया कि अब हमने ये भी देख लिया कि मुख्य वस्तु विषय वस्तु में हमें लगभग 3 से 4 पैराग्राफ बनाने हैं, अलग अलग एग्जाम्पल देने हैं अलग अलग चित्रों के। निष्कर्ष में हमने ये भी देख लिया निष्कर्ष में हमने ये भी देख लिया जो कि उद्धरण जो है उसी के उद्धरण है अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हमारा उसी के अनुसार हमारा निष्कर्ष भी होना ठीक चाहिए। है। उसके बाद उसके बाद ये सारी थ्योरी तो मैंने लिखी हुई है, एक बार देख लीजिएगा इसको सारा कंप्लीट पढ़ लेना एक बार, बाकी मैं अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, आपकी कोशिश कर रहा हूँ।
इसके अलावा अगर आपको अगर आपको उद्धरण का मूल पता हो कि भाई कहाँ से उद्धरण उठाया गया है, तो वो भी आप संदर्भ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूर्व चलने के बटोही एक कविता है हरवंश राय बच्चन की, वहां से लिया गया है, वो लिख सकते तो आप वो लिख सकते अगर हैं। आपको पता है अगर आपको पता है नहीं पता है नहीं पता है 1% तो भी एक इस चीज का प्रतिशत भी कोई इस चीज का अपने ऊपर कोई भार महसूस अपने नहीं ऊपर करना भार महसूस नहीं करना है, क्योंकि उद्धरण कहीं क्योंकि से भी उठ उद्धरण करके आ कहीं से भी सकते उठ करके आ हैं ये सकते बिल्कुल भी हैं। ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल कि भी आपको आवश्यक पता नहीं हो है कि कि ये आपको कहाँ से पता लिया हो गया कि ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है तो इस चीज के लिए ठीक है, तो इस एकदम चीज के लिए निश्चिंत रहें एकदम निश्चिंत रहें कि कि हमें हमें कोई संदर्भ लिखना संदर्भ है, प्रसंग कोई की जरूरत संदर्भ नहीं प्रसंग की है जरूरत बस नहीं है। जो बस भाव आप समझ जो रहे भाव आप हैं उस समझ रहे भाव हैं को उस यथार्थ भाव रूप को में यथार्थ रूप में स्पष्ट कर दीजिए स्पष्ट कर दीजिए। प्रासंगिक उदाहरण लिख प्रासंगिक दीजिए उदाहरण लिख दीजिए। इस चीज का जरूर ध्यान इस रखें चीज का जरूर ध्यान प्रासंगिकता रखें का प्रासंगिकता जो का। दूसरा हमारा जो बिंदु था दूसरा हमारा बिंदु था प्रासंगिकता रिलेवेंस प्रासंगिकता रिलेवेंस, वो यही है वो यही है कि जब आप यहाँ पे कि जब तीन आप चार यहाँ पे उदाहरण लिख तीन रहे चार हैं उदाहरण लिख या रहे फिर हैं यहाँ पे आप मूल या फिर यहाँ पे भावबोध आप लिख रहे मूल हैं भावबोध लिख रहे हैं, तो ये इस तो चीज ये का इस प्रासंगिक चीज का होना बहुत प्रासंगिक जरूरी है होना बहुत जरूरी है। अगर आप अगर इर्रिलेवेंट लिख आप रहे हैं गैर इर्रिलेवेंट लिख रहे प्रासंगिक हैं, विषय गैर वस्तु लिख रहे प्रासंगिक हैं विषय तो वस्तु लिख उसमें रहे आपको अंक हैं, तो नहीं उसमें मिलेंगे आपको अंक नहीं मिलेंगे, निश्चित रूप से नहीं निश्चित मिलेंगे रूप से नहीं मिलेंगे। अब अगर अब अगर बात की जाए कि बात की अगर जाए आपके कि पास कुछ अगर आपके पास कुछ समानार्थी उदाहरण हो समानार्थी उदाहरण हो, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक आपका इसमें था इसमें पेपर में था पेपर में घर का जोगी घर जोगना का जोगी आन जोगना गांव का सिद्ध आन गांव का सिद्ध, तो उससे मिलते तो जुलते उससे मिलते एक जुलते दो कहावतें और एक दो चलती हैं कहावतें जैसे और घर की चलती हैं, मुर्गी जैसे दाल घर की बराबर मुर्गी दाल बराबर, या फिर या फिर घर की खांड घर की किरकिरी खांड बाहर का किरकिरी गुड़ मीठा बाहर का गुड़ मीठा। ठीक है समानार्थी ठीक हैं है, ये तीनों समानार्थी हैं ये तीनों, अलग अलग समाजों में अलग 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 तरीके समाजों से में अलग विकसित अलग हुई तरीके हैं से विकसित हुई बाकी हैं, अर्थ तीनों बाकी का समान अर्थ है तीनों का समान है। तो वो तो वो समानार्थी अगर कोई कोटेशन समानार्थी हो अगर कोई तो वो भी कोटेशन हो लिख तो सकते हैं वो भी लिख सकते हैं, अच्छी कोई बात इशू है नहीं है, अच्छी बात है कि ये आप रिलेट कर पा कि रहे आप हैं चीजों रिलेट को कर पा रहे हैं चीजों को। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया उद्धरणों तो का ये हो गया महत्व उद्धरणों का महत्व। अब हम जो अब आखिरी हम जो चीज है आखिरी चीज है उसमें चलते हैं हम उसमें चलते हैं प्रेजेंटेशन हम पे प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन देखिए देखिए, प्रस्तुतिकरण क्यों प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है। इस चीज का अगर इस चीज का आप अगर उदाहरण आप देखना चाहें उदाहरण देखना तो चाहें आप अपने तो मित्रों की आप कॉपी अपने देख मित्रों लीजिए की आपको कॉपी देख समझ में आ लीजिए, आपको जाएगा समझ में आ अगर जाएगा। आपका अगर प्रेजेंटेशन में आपका आपको अच्छे प्रेजेंटेशन में कमेंट आपको मिले अच्छे कमेंट मिले और आपके और आपके मित्र को अच्छे कमेंट नहीं मिले मित्र को अच्छे कमेंट तो नहीं मिले आपको तो मार्क्स में अंतर आपको साफ नजर आ मार्क्स में अंतर जाएगा साफ नजर आ जाएगा। ठीक है ठीक है, और ये और ये एग्जैक्टली आरपीएससी में एग्जैक्टली होने वाला आरपीएससी में होने वाला है है जिसका जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है प्रेजेंटेशन अच्छा है, कंटेंट कंटेंट एक सा बार को एवरेज थोड़ा चल सा जाएगा एवरेज चल जाएगा। लेकिन अगर लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपका गड़बड़ाया प्रेजेंटेशन आपका गड़बड़ाया तो आपके तो अच्छे आपके कंटेंट के लिए अच्छे भी कम कंटेंट मार्क्स के लिए भी मिलेंगे कम मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन का कंटेंट से कंटेंट से कम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं कम है इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि क्योंकि एग्जामिनर एग्जामिनर उसी उसी उत्तर को पढ़ने में उत्तर रुचि को रखता पढ़ने है में रुचि रखता जो है उसे जो उसे अच्छा दिखता है अच्छा दिखता है। बाकी बाकी जो उसे अच्छा नहीं दिखेगा उसमें वो अंक दे औसत करके आगे अंक बढ़ेगा दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें इसलिए ये कि चीज अगर ध्यान आप रखें अच्छा कि अगर आप प्रेजेंटेशन रख अच्छा रहे हैं प्रेजेंटेशन तो रख हर रहे क्वेश्चन में हैं तो आपके हर आधा क्वेश्चन से में एक आपके नंबर बढ़ आधा से जाएगा एक नंबर बढ़ जाए। ठीक है ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटेशन में अगर आप अगर जीएस आप की बात करें जीएस की बात करें, चाहे आप ज्योग्राफी चाहे की आप बात करें ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात चाहे करें हिस्ट्री की बात करें, या किसी भी सब्जेक्ट या की बात किसी भी करें सब्जेक्ट की बात करें, एक्सक्लूडिंग 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 नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग पेपर फोर्थ पेपर फोर्थ। ठीक है पेपर ठीक फोर्थ है, पेपर फोर्थ, क्योंकि पेपर क्योंकि फोर्थ पेपर में फोर्थ में जो जो प्रेजेंटेशन का स्कोप है प्रेजेंटेशन का वो स्कोप है बहुत वो लिमिटेड है बहुत लिमिटेड है। लेकिन अगर लेकिन इसमें आपने अगर बेहतरीन इसमें आपने प्रेजेंटेशन दे बेहतरीन दिया प्रेजेंटेशन तो दे दिया मार्क्स मिलने की तो मार्क्स संभावना मिलने की आपकी संभावना सबसे ज्यादा आपकी है सबसे ज्यादा है, बजाय बाकी के तीनों बजाय पेपर बाकी के तीनों पेपर के। यहाँ पे ज्योग्राफी यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इन सब वगैरह में आपको पॉलिटी क्या इन सब में आपको क्या सजेशन दिए जा सकते सजेशन हैं दिए जा कि सकते भाई हैं फ्लो चार्ट कि भाई बनाइए फ्लो चार्ट बनाइए, मैप बनाइए मैप बनाइए, डायग्राम दीजिए जितने डायग्राम भी दे दीजिए सकते जितने हैं भी दे सकते हो, या फिर या आप फिर आप ग्राफ ग्राफ दीजिए दीजिए, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन दीजिए, दीजिए ग्राफ दीजिए ग्राफ दीजिए। ठीक इस तरीके की वेन इस डायग्राम तरीके की दीजिए वेन डायग्राम बहुत सारे दीजिए, आपको बहुत सारे एग्जांपल दे आपको सकते हैं या एग्जांपल फिर दे सकते हैं। अगर यहाँ आप पर अगर डिफरेंस आप वगैरह दिखा रहे हैं डिफरेंस तो आप वगैरह एक दिखा रहे हैं तो आप एक सारणी सारणी बना करके टेबल दिखाइए, बना करके टेबल दिखाइए बना करके दिखाइए। इस तरीके के इस बहुत तरीके सारी के चीजें बताई जा बहुत सारी सकती हैं चीजें आपको बताई जा जीएस के सकती हैं लेवल आपको पे जीएस के लेवल पे तो। लेकिन जब बात आती है लेकिन जब पेपर बात फोर्थ आती की है पेपर फोर्थ की, ठीक है ठीक है, जब पेपर फोर्थ की जब अगर हम पेपर बात फोर्थ की करेंगे अगर हम तो बात हमारे करेंगे पास तो बहुत हमारे ही पास बहुत लिमिटेड ही स्कोप है लिमिटेड प्रेजेंटेशन स्कोप का है प्रेजेंटेशन को लेकर के। वो क्या है वो क्या है, यहाँ पे यहाँ पे आपकी आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम सारे स्टूडेंट्स की कॉपी सारे में जिस स्टूडेंट्स की किसी कॉपी भी में जिस किसी स्टूडेंट की भी कॉपी में स्टूडेंट की कॉपी में प्रेजेंटेशन गड़बड़ है प्रेजेंटेशन गड़बड़
पड़े, भले ही भले ही हमें 100 कॉपी चेक हमें 100 कॉपी चेक करनी पड़े, चाहे 150 करनी पड़े, चाहे 200 करनी पड़े। चाहे हम सुबह 3 चाहे बजे हम सुबह कॉपी 3 बजे कॉपी भेजें आपको, भले ही 4 बजे भेजें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एक भी कमी
झूठे नाम से। हम हर हर उस हम कमी हर को हर हाइलाइट उस कर रहे कमी हैं को आपके हाइलाइट लिए, कर रहे हैं आपके जो को, जो आपको आपको सुधारने की ज़रूरत है। सुधारने की और ज़रूरत है। उसको सुधारा और कैसे जा उसको सकता सुधारा है, कैसे जा वो भी सकता हम है, आपको बता वो रहे भी हैं। हम आपको हम बता रहे अपनी हैं। तरफ से पूरी हम कोशिश अपनी कर तरफ रहे से हैं, पूरी कोशिश कर फिर रहे भी हैं। अगर थोड़ा बहुत फिर भी कुछ अगर थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग हो जाती है तो मिसिंग आप हो हमसे जाती है तो आप पूछ हमसे सकते हैं, पूछ कोई इश्यू सकते नहीं हैं, है। कोई लेकिन इश्यू नहीं हम है। अपना लेकिन 100% हम देने की अपना कोशिश कर 100% रहे हैं। देने की तो आप कोशिश भी कर रहे हैं दीजिए, पूरा। आप उन भी दीजिए, सुझावों का उन सुझावों का इंक्लूड कीजिए, इंक्लूड अपने कीजिए, अभ्यास में लेकर अपने के आइए। अभ्यास में और लेकर के एक चीज़ आइए। ध्यान और रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, केवल केवल पढ़ने से, पढ़ने से जो सुझाव हमने जो आपको दिए, सुझाव हमने उनको आपको केवल दिए, पढ़ने उनको से, केवल या पढ़ने फिर से, केवल मैं जो या फिर कह रहा हूँ केवल वो मैं बात जो सुन कह रहा लेने हूँ वो से बात सुन लेने से आपकी आपकी परफॉर्मेंस में, सुधार नहीं प्रदर्शन में आएगा। सुधार नहीं आएगा। वो सुधार आएगा वो सुधार आएगा केवल केवल आप यदि आप उन चीज़ों यदि को उन अपने चीज़ों को अभ्यास में अपने शामिल अभ्यास करते में हैं तो। शामिल करते हैं तो। जब तक जब तक उन चीज़ों को आप उन अपने चीज़ों को अभ्यास में आप नहीं अपने लाएँगे, अभ्यास में नहीं लाएँगे, ये चीज़ें केवल ये चीज़ें आपका केवल ज्ञान आपका बढ़ाएँगी, ज्ञान बढ़ाएँगी, परफॉर्मेंस में सुधार परफॉर्मेंस नहीं करेंगी। में सुधार नहीं करेंगी। ठीक है? ठीक है? अब हम इसमें पेपर अब हम 4 में इसमें पेपर प्रेजेंटेशन 4 में हम में बता रहे थे प्रेजेंटेशन का आपको हम कि बता रहे केवल थे आपको कि केवल लिमिटेड स्कोप है इसमें। लिमिटेड स्कोप है इसमें। इसमें हम आपको जो भी इसमें हम कमेंट आपको दे जो रहे भी हैं, इसमें कमेंट केवल दे रहे हैं, आपको इसमें केवल आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना 3 है, चीज़ों पे 3 ध्यान एस देना रख है, लीजिए। 3 एस रख लीजिए बस। ठीक है? ठीक है? एक 1-2 एक एडिशनल चीज़ें एक 2 होंगी, उनके एडिशनल अलग से चीज़ें डिस्कस होंगी, कर उनके अलग लेंगे। से डिस्कस कर लेंगे। बाकी 3 एस बाकी डिस्कस कर 3 लीजिए। एस डिस्कस कर लीजिए आप। 3 एस में क्या है? 3 एस में क्या है? नंबर 1 नंबर 1 स्पेसिंग। सबसे स्पेसिंग। पहले स्टार्टिंग सबसे से पहले कीजिए, स्टार्टिंग से कीजिए, स्टार्टिंग, स्पेसिंग स्पेसिंग एंड एंड साइज़। साइज़। ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें हैं। वैसे तो देखिए वैसे तो देखिए ये वर्तमान सरकार का थोड़ा वर्तमान ट्रेंड रहा सरकार का है थोड़ा ट्रेंड रहा है 3S 5G 3S 4G इस 5G टाइप 4G इस टाइप की वो 3 थ्री इस क्यू टाइप के वो बनाने इस का। टाइप के वो बनाने का। लेकिन लेकिन अभी ये मुझे आज तो ही ये एक्चुअली थोड़ा-सा आज ही ऊपर ये आया था, थोड़ा सा बाकी वो आया कमेंट था। तो बाकी आपको पहले से ही कमेंट तो मैं दे आपको रहा हूँ, पहले से ही कॉपी मैं में दे रहा हूँ, सब कॉपी में में इन आपकी चीज़ सब तीनों में चीज़ों इन को चीज लेकर तीनों के। चीज़ों को लेकर लेकिन के। मुझे लगा कि लेकिन थोड़ा-सा मुझे इस लगा टाइप कि से थोड़ा ट्रिक सा इस टाइप से टाइप से बता ट्रिक देंगे टाइप आपको, से तो थोड़ा बता देंगे याद आपको, तो रहेगा। थोड़ा याद पूरी रहेगा, चीज़ें आप अच्छे पूरी से चीज़ें इंक्लूड आप कर अच्छे से पाओगे। इंक्लूड कर पाओगे अपनी। तो इसमें हम पहले तो इसमें हम बात करते पहले हैं बात स्टार्टिंग करते की। हैं स्टार्टिंग। जब आप जब आप देखिए, देखिए, एक और महत्वपूर्ण एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़, निबंध निबंध और पल्लव। और पल्लव, इन दोनों इन को ही दोनों को पैराग्राफ ही फॉर्मेट में लिखना पैराग्राफ है। फॉर्मेट में लिखना है। कुछ स्टूडेंट को कहना कुछ है स्टूडेंट को कहना कि है सर कि सर हमने हमने देखा देखा है है पिछले पिछले कुछ कुछ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने और पॉइंट बुलेट उन्होंने फॉर्मेट में पॉइंट लिखा बुलेट था, लेकिन फॉर्मेट में उनको फिर लिखा भी था, अच्छे लेकिन उनको मार्क्स फिर मिले भी हैं। अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं इस मैं चीज़ से बिल्कुल इस डिनाई चीज़ से नहीं बिल्कुल करूँगा डिनाई नहीं कि उनको करूंगा अच्छे मार्क्स कि नहीं उनको मिले अच्छे मार्क्स नहीं मिले मिले हैं। मिले हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मिले बिल्कुल होंगे। डेफिनेटली मिले होंगे। लेकिन जो लेकिन मानक जो प्रारूप मानक स्वीकार प्रारूप किया गया है, स्वीकार किया गया है, ठीक है, ठीक है, हिंदी भाषा हिंदी में भाषा निबंध में लिखने के निबंध लिए लिखने या के लिए पल्लवन भाव या विस्तार पल्लवन समझने के भाव लिए जो विस्तार करने मानक के लिए प्रारूप जो स्वीकार मानक किया प्रारूप गया है स्वीकार किया गया है हिंदी साहित्य अकादमी हिंदी द्वारा, साहित्य अकादमी वो द्वारा, है वो पैराग्राफ है फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट। अगर आप अगर आप हिंदी साहित्य के हिंदी जो साहित्य के पुरोधा जो निबंधकार हैं, पुरोधा जैसे निबंधकार आचार्य हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल आचार्य हैं, हजारी रामचंद्र शुक्ल प्रसाद हैं, द्विवेदी हजारी हैं, प्रसाद बालकृष्ण द्विवेदी हैं, भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, अगर आप उनकी बात अगर आप करेंगे, उनकी उनके बात निबंध करेंगे, उनके पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, तब आपको समझ में तब आएगा आपको कि समझ निबंध में विधा आएगा कि एक्चुअली है निबंध क्या। विधा एक्चुअली है क्या। और उसमें जो और मानक उसमें जो मानक प्रारूप जो अपनाया गया प्रारूप जो है, अपनाया वो गया है, केवल और केवल वो पैराग्राफ केवल और फॉर्मेट केवल में ही लिखना पैराग्राफ होता है। फॉर्मेट में ही लिखना क्योंकि होता है। क्योंकि उसका रीजन मैं बताता उसका हूँ आपको, रीजन मैं उसका बताता रीजन हूँ क्या है। आपको, उसका रीजन क्या है। इसके पीछे तर्क ये इसके है कि पीछे जो तर्क ये निबंध है कि होता जो है निबंध होता है, वो वो पूर्णतया पूर्णतया आपकी आपकी व्यक्तिनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता में प्रतिबिंबित उसमें होती है। प्रतिबिंबित होती है। आपके जो आपके व्यक्तिगत जो विचार हैं, व्यक्तिगत विचार हैं, वो निबंध में वो निबंध में प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत होते इसीलिए हैं। कहते हैं कि हर इसीलिए एक कहते हैं कि टॉपिक हर को एक लेकर के टॉपिक को लेकर के हर हर किसी के अलग-अलग किसी विचार के हो अलग सकते अलग हैं। विचार हो एक सकते ही हैं। टॉपिक पर एक ही निबंध टॉपिक पर अलग निबंध सभी अलग, लोग अलग-अलग सभी तरीके लोग से ही अलग लिख अलग सकते हैं, तरीके से क्योंकि भी लिख उनके सकते हैं, अपने क्योंकि विचार उनके हैं अपने उस विचार हैं टॉपिक को लेकर उस के। टॉपिक को लेकर के। और जब आप और विचारों जब की आप बात करते हैं, विचारों अगर की बात विचार करते हैं, आपके अगर मौलिक विचार हैं, आपके मौलिक हैं, आपकी समझ से आपकी विकसित हुए समझ हैं, से आपके विकसित हुए विश्लेषण हैं, से आपके विकसित हुए विश्लेषण हैं, से विकसित हुए हैं, तो तो वो विचार कभी वो भी विचार पॉइंट कभी भी फॉर्मेट में नहीं पॉइंट लिखे जा फॉर्मेट में नहीं सकते। लिखे वो जा एक सकते, प्रभाव में वो लिखे एक जाते प्रवाह हैं। में लिखे जाते हैं। आप देखेंगे भी, आप देखेंगे जब भी, आप किसी चीज़ के जब आप बारे में किसी चीज के सोचते बारे में हैं सोचते हैं या फिर कोई प्लानिंग या फिर करते कोई हैं, प्लानिंग करते हैं, तो आप तो आप उस टाइम पे जो उस टाइम भावावेग पे जो होता है,
आवेग होता है आपका, वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप बिंदुवत प्लानिंग कीजिए अपनी, प्लानिंग कीजिए अपनी, बुलेट बनाइए उस चीज़ बुलेट की। बनाइए उस चीज़ वो के। एक प्रवाह वो चलता है एक आपके प्रवाह विचारों चलता है आपके का। विचारों निबंध का, वही निबंध प्रवाह है। वही प्रवाह है। तो इसलिए जो तो मानक इसलिए जो प्रारूप मानक स्वीकार किया प्रारूप गया है, स्वीकार किया गया है, वो पैराग्राफ वो फॉर्मेट है, और पैराग्राफ पैराग्राफ फॉर्मेट है और फॉर्मेट का ही पैराग्राफ प्रयोग फॉर्मेट का ही कीजिए। प्रयोग उसमें कीजिए, आप अच्छा उसमें आप प्रेज़ेंटेशन कर अच्छा लीजिए। प्रेज़ेंटेशन कर लीजिए अपना। ये मैं कहूँगा ये मैं कहूँगा कि हो कि सकता है हो सकता है जिस कॉपी में जिस कॉपी में बुलेट फॉर्मेट में बिंदुवत बिंदुवत लिखने लिखने पर पर अच्छे अच्छे मार्क्स मार्क्स मिले मिले हों, हों, हो सकता है वो किसी कॉपी ऐसे किसी ऐसे एग्जामिनर के पास चली एग्जामिनर गई के हो पास चली जिसे गई इस हो चीज़ का ज्ञान जिससे ना इस हो। चीज़ का ज्ञान ना हो। लेकिन लेकिन अगर गलती से किसी ऐसे एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चली गई जिसे इस चीज़ का ज्ञान जिसे इस है चीज़ का ज्ञान है कि कि पैराग्राफ फॉर्मेट में पैराग्राफ ही फॉर्मेट में ही निबंध का प्रस्तुतिकरण निबंध का होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण होना तब चाहिए, आपके लिए मुश्किल तब हो आपके लिए जाएगी। मुश्किल हो जाएगी।
बाकी अगर दूसरे वाले व्यक्ति के पास आपकी पैराग्राफ फॉर्मेट में कॉपी चली गई, तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ये निश्चित है। ठीक है? तो ठीक हम है? आगे बढ़ते तो हम हैं। आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स अपने जो डाउट्स पूछना स्टूडेंट्स अपने चाहते हैं वो डाउट्स पूछना लास्ट चाहते में हैं, वो हम लास्ट एक में बार लेंगे हम, कंप्लीट एक कर बार ये लेते हैं सारा। कंप्लीट कर लेते हैं सारा। टॉपिक के लेवल पे जो टॉपिक के लेवल पे जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको क्लियर कर लेते हैं सबके डाउट, ठीक है? तो स्टार्टिंग तो आपको करनी स्टार्टिंग है कहाँ आपको से? करनी है कहाँ से? जैसे मान ये लीजिए पूरा ये पूरा मैं आपको एक वो बना मैं के आपको देता एक हूँ। वो बना के देता हूँ, 3-4 लाइन का हम एक 3-4 लाइन का हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? पेज पे बना लेते पेज हैं। पे ये है ठीक मान है? लीजिए ये आपका है मान कॉपी। लीजिए आपका कॉपी है। तो आप तो इसमें आप शुरुआत इसमें कहाँ से शुरुआत करेंगे? कहाँ से करेंगे? पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, कुछ स्टूडेंट कुछ शुरुआत कर स्टूडेंट देते हैं यहाँ शुरुआत से, कर देते हैं यहाँ से, कुछ स्टूडेंट कर कुछ देते हैं स्टूडेंट यहाँ कर से, देते हैं यहाँ से, ठीक है? ठीक है? और कुछ और स्टूडेंट का ये कुछ स्टूडेंट का ये कुछ एक पैराग्राफ यहाँ कुछ से एक शुरू कर पैराग्राफ यहाँ देंगे, से शुरू कर कुछ देंगे, यहाँ से शुरू कर कुछ देंगे, यहाँ से कुछ शुरू यहाँ कर से शुरू देंगे, कर कुछ देंगे, यहाँ से जहाँ से शुरू उनका कर मन देंगे, करता है जहाँ से वहाँ से उनका शुरू मन कर करता है देंगे। वहां से शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। ये नहीं करना है। इसमें हम कोशिश इसमें करेंगे हम कि कोशिश एक करेंगे स्टैंडर्ड कि बना एक लें अपने स्टैंडर्ड बना लें प्रेजेंटेशन अपने का प्रेजेंटेशन का, कि कि आपको कमेंट मिले आपको होंगे कि कमेंट मध्य मिले होंगे पंक्ति कि से लिखना मध्य शुरू पंक्ति करें। से लिखना मध्य शुरू करें। पंक्ति बोले मध्य पंक्ति बोले यहाँ तो से लगभग, यहाँ से लगभग, ठीक है? ठीक है? यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू तो करो, सारे तो पैराग्राफ यहीं सारे से शुरू पैराग्राफ करने यहीं हैं। से शुरू करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा नहीं पैराग्राफ है यहाँ कि से एक शुरू कर पैराग्राफ दिया, यहाँ से शुरू कर दिया, दूसरा यहाँ से दूसरा कर दिया, यहाँ से कर दिया, तीसरा यहाँ से तीसरा कर दिया, यहाँ से कर ऐसे दिया, नहीं। ऐसे एक सीध में नहीं। एक सारे के सीध में सारे के पैराग्राफ सारे एक शीट में पैराग्राफ दिखने एक चाहिए सीध में दिखने चाहिए ये आपके। यहाँ से शुरू ये हुआ यहाँ है, से शुरू ये हुआ आपने है, लिखा पूरा ये आपने लिखा पैराग्राफ, पूरा फिर पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ अगर चेंज आपको करना है पैराग्राफ फिर चेंज करना आपको है, यहीं से फिर करना है, आपको यहीं से करना है। फिर अगला पैराग्राफ लिखना है अगला यहीं से पैराग्राफ करो लिखना है, शुरू, यहीं से करो शुरू, ठीक है? एक सीध ठीक में है? आना चाहिए एक सारा सीध में आना पैराग्राफ। चाहिए सारे पैराग्राफ। देखिए, देखिए, अगर इनका आप मुझसे अगर तर्क इनका आप मुझसे पूछोगे तर्क पूछोगे, तो मैं आपको केवल तो एक मैं तर्क आपको दूंगा केवल एक तर्क कि दूंगा आपकी कॉपी कि सुंदर आपकी दिखेगी, कॉपी सुंदर दिखेगी। लेकिन लेकिन वो सुंदरता आपके मार्क्स को आधा आधा एक एक नंबर बढ़ा करके ओवरऑल आपके स्कोर में इजाफा कर देगी, जो अल्टीमेटली आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग आपको करनी है लगभग यहाँ से, एक तिहाई पंक्ति आगे छोड़ दीजिए खाली, यहाँ से शुरू करें आप, यहाँ से शुरू करें आप पैराग्राफ लिखना, ठीक है? ठीक है? दूसरी बात करते हैं दूसरी बात करते हैं हम स्पेसिंग। स्पेसिंग। ये स्पेसिंग ये एकदम कस्टमाइज्ड कमेंट है। मतलब इसका मतलब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग। सभी स्टूडेंट को नहीं मैं कहूँगा सभी ऐसा स्टूडेंट को करना, नहीं कहूँगा ऐसा करना, लेकिन लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए हमने कॉपी में एक कमेंट किया है, वो स्टूडेंट इसको वो स्टूडेंट इसको अनिवार्य रूप से अडॉप्ट करें। ये कमेंट क्या है? ये कमेंट क्या है? कि कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि पैराग्राफ तो वो ऐसे ही लिखते हैं, प्रॉपर प्रॉपर मैनर में जैसे हमने बताया वैसे ही पैराग्राफ लिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उनका जो लेखन है ना वो इतना सघन है, इतना नजदीक नजदीक लिखते हैं वो, या फिर वो लाइन को इस तरीके से भर देते हैं, बड़े बड़े अक्षर बनाते हैं, इस वजह से लाइन पूरी इस तरीके से भरी हुई दिखाई देती है कि पैराग्राफ कहाँ पे चेंज हो रहा है ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आता कि पैराग्राफ कहाँ पे चेंज हुआ है, कहाँ पे दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने कमेंट ऐड किया है कॉपी में, वो सभी के लिए नहीं होगा, जिनको जरूरत नहीं होगी हमने नहीं दिया, केवल जिनको जरूरत है उनके लिए दिया है। ये दो पैराग्राफ के बीच में के बीच में एक पंक्ति रिक्त रखें। देखो आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं, पर्याप्त स्पेस है, 4 पेज मिलते हैं आपको। अगर एक पंक्ति आप खाली छोड़ भी देंगे दो पैराग्राफ के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 पैराग्राफ 7 पैराग्राफ लिखेंगे, 4-5 लाइन आपकी ब्लैंक रह जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो जिन स्टूडेंट के लिए कमेंट मिल रहा है वो स्टूडेंट इस चीज को फॉलो करें। दूसरा, जब आप शीर्षक लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये निबंध आपने यहाँ से लिखना शुरू किया है, यहाँ पे आप शीर्षक लिख रहे हैं, शीर्षक को तो डेफिनेटली अंडरलाइन तो करना ही करना है, जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था वो ये था, शीर्षक को अंडरलाइन करना है या फिर बॉक्स में बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन शीर्षक और कंटेंट इन दोनों के बीच में एक पंक्ति खाली छोड़ो, ताकि ये दिखे ये शीर्षक है और इस शीर्षक की विषय वस्तु ये लिखी हुई है नीचे। कुछ स्टूडेंट ने इनके बीच में गैप नहीं छोड़ा है, तो शीर्षक भी ऐसा लग रहा है जैसे निबंध यहीं से शुरू हो गया है। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि शीर्षक और कंटेंट के बीच में एक पंक्ति का स्पेस, यहाँ पे एक पंक्ति का स्पेस जरूर खाली छोड़ना, शीर्षक और कंटेंट के बीच में सभी स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। साइज, पैराग्राफ का साइज क्या होना चाहिए? जब पैराग्राफ में प्रेजेंटेशन रहना है आपका पूरा, तो पैराग्राफ का एक आइडियल साइज क्या होना चाहिए? देखिए आपकी कॉपी अगर देखेंगे आप आरपीएससी की, तो वैसे तो जनरली यूपीएससी का मैं बताता हूँ आपको, यूपीएससी में हम सजेस्ट करते थे स्टूडेंट को कि लगभग 5 से 6 पंक्ति का पैराग्राफ लिखिए, उससे ज्यादा बड़ा मत बनाइए। लेकिन चूंकि आरपीएससी की कॉपी में लाइन बनी हुई आती है, लाइनिंग आती है,
आपके लिए आपके लिए डिफरेंट है थोड़ा इसमें। आपके लिए 6 से 7 पंक्तियों का हमने सजेशन दिया है। कि 6 से 7 6 से 7 पंक्तियों का एक आइडियल साइज होता है पैराग्राफ का। अगर आपकी कॉपी में आप देखेंगे तो ये ये वो साइज है कि इसमें आप आराम से अच्छे से 2 पैराग्राफ पूरे पेज में लिख सकते हैं, बढ़िया, प्रॉपर और स्पेसिंग के साथ। प्रॉपर स्पेसिंग के साथ। 6 से 7 पेज, तो 6 से 7 पेज लाइंस का, पंक्तियों का एक पैराग्राफ आप बनाएं। 6 से 7 पंक्तियां, 6 से 7 पंक्तियां। इससे ज्यादा बड़ा करने का, देखिए, इससे ज्यादा अगर आप बड़ा करेंगे तो गलत नहीं है वो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन होता क्या है जब आप एक चीज सोच के देखिए कि पूरा पेज आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे भरा हुआ है, तो इसको तो इसको पढ़ना कितना उबाऊ हो जाता है। आपको आपको मतलब यहाँ से आपने शुरू किया है, आप 15 10 10 12 15 पंक्तियां लिख रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम में कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई कहाँ से इसने दूसरा डायमेंशन दूसरा आयाम शुरू किया है, कहाँ इसने ये मतलब अलग चीजें शुरू की हैं, कहाँ इसने परिचय शुरू किया है, कहाँ इसने परिचय से मुख्य वस्तु में मूव किया है, कहाँ मुख्य विषय वस्तु से निष्कर्ष में मूव किया है, समझ में नहीं आ रहा। या फिर एक ही पैराग्राफ में परिचय दिया है, वो भी इतना बड़ा परिचय दे दिया, इतनी बड़ी प्रस्तावना लिख दी। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका ज्यादा बड़ा हो रहा है प्रस्तावना, या फिर कोई पैराग्राफ कंटेंट का आपका ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आप उस पैराग्राफ को तोड़ दीजिए, 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। आप 5 5 6 लाइन के 2 पैराग्राफ बना दीजिए। बाकी बाकी ऐसा मत कीजिए कि एक ही पैराग्राफ 10 12 लाइन का होगा, ऐसा मत कीजिए। 5 6 लाइन के 2 पैराग्राफ में इसको ब्रेक कर दीजिए आप पैराग्राफ। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया। शीर्षक को आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट या फिर बॉक्स में बंद करें और इनके बीच में एक लाइन का स्पेस रखें। प्रेजेंटेशन के लेवल पे एक चीज और जो है वो है कि जब आप कोई कीवर्ड लिख रहे हैं, कीवर्ड्स जो कि मतलब टेक्निकल टर्म है, अगर कोई नंबर एक, या फिर आपने कोई अच्छा फैक्ट, कोई तथ्य दिया है, कोई अच्छा, ठीक है। थर्ड चीज आपने कोई डेटा लिखा है। फोर्थ, अगर आपने करंट अफेयर्स समसामयिकी का कोई संदर्भ दिया है। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ताकि दिखे एग्जामिनर को कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आप चीजों से जुड़े हुए हो, आपको फैक्ट्स पता है उस चीज के बारे में, आपको डेटा पता है उस चीज का, आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पता है उस चीज की, आपको टेक्निकल चीजें पता है, मतलब आपने ये सारी चीजें पता होने मतलब ये होता है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, तभी आपको ये चीजें पता होंगी, अदरवाइज नहीं पता होंगी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट निबंध तो लिखते ही हैं, किसी को 7 नंबर मिलते हैं, किसी को 6 मिलते हैं, किसी को 11 12 भी मिलते हैं, किसी को 10 भी मिलते हैं। क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है। सामान्य विषय वस्तु तो हर स्टूडेंट लिख देता है, लेकिन जो स्टूडेंट इन चीजों को शामिल करता है, उनको दिखाता भी है कि हाँ मैंने ये चीज लिखी है, अंडरलाइन। बहुत ज्यादा अंडरलाइन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप फैक्ट्स दे रहे हैं, डेटा डाल रहे हैं, कीवर्ड्स डाल रहे हैं, करंट अफेयर्स का संदर्भ दे रहे हैं, वहाँ पे वो चीज अंडरलाइन दिखनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और, जब आप निबंध में या पल्लवन में कहीं उद्धरण दे रहे हैं, आप उद्धरण इसमें भी दे सकते हैं, पल्लवन में, निबंध में तो देते ही हैं ऑब्वियसली। जब आप उद्धरण दे रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने एक चीज देखी है, उद्धरण लिखा ना ऊपर उसके बारे में कोई चर्चा, ना नीचे उसके बारे में कोई चर्चा, बस उद्धरण लिख के फ्री, बीच की बीच लटका दिया उद्धरण को, या फिर नीचे लिख दिया, या फिर शुरुआत में लिख दिया। लेकिन जब तक आप उस उद्धरण का संदर्भ स्पष्ट नहीं करोगे, तब तक वो उद्धरण आपके कोई काम का नहीं। एग्जामिनर भी उसमें यही देखेगा कि भाई रिलेवेंस क्या है, प्रासंगिकता क्या है इसकी, उसकी प्रासंगिकता आपको खुद को स्पष्ट करनी होगी। एग्जामिनर वो जहमत नहीं उठाएगा कि जो आपने लिखा है उसको समझने का एफर्ट करे, वो चीज आपको खुद को देखनी होगी। आप जब भी उद्धरण लिख रहे हैं उसके आगे ये पंक्ति लिख दें कि इसी संदर्भ में कहा गया है, या फिर वो उद्धरण देने के बाद फिर लिख दें उसके आगे कि
कि इन संदर्भ में इन संदर्भ में ये पंक्ति एकदम सटीक बैठती है। बस अगर केवल इतना लिख देंगे ना, उसी से वो उद्धरण जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन जब तक आप उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, बीच के बीच आपने लटका दिया उसको और ये स्पष्ट ही नहीं किया ना ऊपर ना नीचे कि भाई किस संदर्भ में आपने लिखा है ये, क्यों लिखा है आपने ये, भले ही वो कितना भी रिलेवेंट हो, टॉपिक के एकदम अकॉर्डेंस में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है तो वो मतलब उतना प्रभावी नहीं होगा जितना उसका थोड़ा सा संदर्भ देने से वो हो सकता है। ठीक है। ठीक है। आई थिंक पल्लवन से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। प्रेजेंटेशन को लेकर के यही सारी चीजें आपको निबंध में ध्यान रखनी है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं। पल्लवन में मैंने आपको उसका सबसे पहले मूल भावबोध बता दिया कि मूल भावबोध हमें कैसे लिखना है। एक दो पंक्तियों का होगा बस, ज्यादा से ज्यादा कोई भी उद्धरण उठा लीजिए आप, हर उद्धरण का एक मूल भाव होता है, एक दो पंक्तियों जैसे आप लिख सकते हैं परिचय। उसके बाद आप मुख्य विषय वस्तु पे आएंगे। जब तक आप मुख्य विषय वस्तु में उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण से स्पष्ट नहीं करेंगे उसको, वो आपका भाव विस्तार प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। क्यों? उसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि जो उद्धरण कहावतें हैं, ये सारी जो हैं लोकोक्ति वगैरह, ये सब विकसित हुई हैं अनुभवों के आधार पर, और वो अनुभव वास्तव में एक घटना ही तो है, और वो घटना आपके लिए एक उदाहरण। ठीक है। तो तो इसलिए आपको क्या करना है कि उस उदाहरण के आधार पे आपको जस्टिफाई करना है कि आपने जो अर्थ समझा है वो एकदम सटीक है और और एकदम प्रासंगिक भी है। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने आपको ये विषय वस्तु का मैंने आपको बता दिया, उदाहरणों के बारे में बता दिया मैंने, क्या उदाहरण आपको किस तरीके से चूज करने हैं, अलग अलग फील्ड से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, उसमें मैंने आपको बताया नियोजन का महत्व। तो आर्थिक विकास के लिए हमने देखा एक विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जैसे रणनीति बनाता है, एक वो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो सकता है। एक राजनीतिक पार्टी कैसे चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति बनाती है, वो राजनीति से जुड़ा हो सकता है। ठीक है। एक समाज किस तरीके से अपने आप को संगठित करने के लिए अपने बच्चों को सिखाता है, वो उस समाज की रणनीति हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, उस समाज में आपको जो अपब्रिंगिंग होती है, आपका समाजीकरण होता है, उस प्रक्रिया में ही आपको ये चीज समझाया जाता है कि ये हमारे अपने हैं, इनके साथ इस तरीके से रहना है, इनके साथ इस तरीके से रहना है। ठीक है। तो ठीक है। तो हर चीज रणनीति के हिसाब से ही चल रही है। ठीक है। ठीक है। तो वो चीज मैंने आपको बताई, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है, निष्कर्ष उसी अकॉर्डेंस में कि पूर्व चलने के बटोही मार्ग की पहचान कर, वाट की पहचान कर ले। इसका मतलब कि रणनीति के महत्व को देखते हुए ही आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष भी आपका 2 3 4 5 पंक्तियों का जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। आपको अगर समानार्थी कोई उदाहरण मिल जाता है तो वो लिख दीजिए निष्कर्ष में। लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि यही भाव हम इस उदाहरण में भी देख सकते हैं या इस कहावत में भी देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी आपकी क्लियर। तो इसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन का भी आपको ब्रीफ कर दिया, जिसमें आपको 6-7 पंक्तियों से ज्यादा पैराग्राफ नहीं रखना। अगर आपको ये कमेंट मिला है कि 2 पैराग्राफ के बीच में एक पंक्ति खाली रखें तो वो भी रखना है आपको। शीर्षक चाहे आप निबंध में लिखें, चाहे पल्लवन में लिखें, चाहे संक्षिप्तीकरण में लिखें, आपको अंडरलाइन करना ही है शीर्षक हर हाल में। शीर्षक के बाद कंटेंट और शीर्षक जो मुख्य विषय वस्तु है और शीर्षक, इन दोनों के बीच में आपको एक पंक्ति खाली छोड़नी है। ठीक है। ये चीजें हो गई हमारी तरफ से। उदाहरण के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया, उदाहरण लेकर के। अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हेलो जी बताएं। सर, जो निबंध लिखते हैं ना, उसमें मतलब हेडिंग्स होना जरूरी है क्या? जैसे ऐसे प्रस्तावना, फिर उपसार, ऐसे, या फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं? चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ना तो आपको प्रस्तावना लिखना है, ना मुख्य विषय वस्तु, ना उपसंहार। आपके कंटेंट से ये चीज पता चलनी चाहिए कि ये प्रस्तावना है, ये मुख्य विषय वस्तु है और ये लास्ट में निष्कर्ष है। पहला जब आप पैराग्राफ लिखेंगे वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्रस्तावना है। एग्जामिनर को भी ये चीज पता है, हमें भी ये चीज पता है कि शुरुआत जहां से हो रही है वो प्रस्तावना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रस्तावना को आपने इतना लंबा लिख दिया कि उसमें मुख्य विषय वस्तु भी शामिल हो गई। ठीक है। या फिर निष्कर्ष को आपने इतना खींच दिया कि उसमें मुख्य विषय वस्तु भी शामिल हो गई। प्रस्तावना के पैराग्राफ अलग होना चाहिए, निष्कर्ष का अलग होना चाहिए, और बीच में जो भी है वो मुख्य विषय वस्तु है, वो हमें पता है कि वो मुख्य विषय वस्तु है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रस्तावना को लिख दिया पूरे एक पेज में। अरे एक स्टूडेंट का तो मैं आपको बता रहा हूँ
उसने पैराग्राफ तक चेंज नहीं किया है। जहां से उसने शुरुआत की है पहली लाइन से, वही उसी लाइन को उसने एंड कर दिया है पूरा निबंध एक ही पैराग्राफ में। ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज केवल लिखनी नहीं है, बस अपने कंटेंट के माध्यम से ये चीज संप्रेषित करनी है कि कि ये प्रस्तावना का पार्ट है, ये मुख्य विषय वस्तु है और ये उपसंहार है, निष्कर्ष है। तो ठीक है, वो शीर्षक अपने नहीं देना है। सर जैसे कि है ना पर्यटन पे निबंध लिख रहे हैं, तो सर जैसे उसमें ऐसे हेडिंग डालनी चाहिएगा कि जैसे ये पर्यटन की वर्तमान सरकार के ये कार्य है, संभावनाएं ये है, या आगे ये किया जा सकता है, तो सर ये ऐसी हेडिंग भी डालनी चाहिए क्या निबंध के अंदर? नहीं, ऐसी हेडिंग भी नहीं डालनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जैसे मान लीजिए आप सरकारी प्रयासों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए शुरुआत यहाँ से आप शुरुआत करें। यदि इस दिशा में सरकारी प्रयासों की बात की जाए, ठीक है, तो उसमें ये है, ये नीति है, ये इनिशिएटिव है, कोई भी पहल है, तो जो शुरुआत का आप यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, यहीं पे वो जो हेडिंग है ना, उस हेडिंग को कंटेंट के पार्ट बना लीजिए और फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिए। आप जो भी आपने लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर आप अलग से देखिए निबंध में ना अलग से शीर्षक देने का कोई मतलब होता नहीं है। आप एक चीज को जिस चीज को आप अलग दिखाना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ने चुनौतियां लिखी हैं, तो उन्होंने चुनौतियां अलग से टाइटल नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम सोशल मीडिया की चुनौतियों के बारे में चर्चा करें तो ये इस तरीके से स्टार्ट हो गई। अगर हम इसकी चुनौतियों के बारे में देखें या फिर इसकी चर्चा करें, तो वहां पे चुनौतियों को अंडरलाइन कर दीजिए। बस वो क्लियर है कि वो टाइटल हो गया। वो क्लियर है कि वो टाइटल हो गया। ठीक है सर, मेरा दूसरा डाउट ये था कि सर जब पल्लवन लिखते हैं तो पल्लवन में सर मतलब जैसे 100 शब्द है तो 100 शब्द में तो मैक्सिमम हम 2 ही पैराग्राफ बना सकते हैं। आपके लिए 1.5 पेज तक अलाउड है। इनफैक्ट अगर 2 पेज भी बढ़ते हैं तो भी कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन अगर 1.5 तो आपको मिनिमम मान के चलिए कि 1.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है। कोई वर्ड काउंट नहीं करने बैठा आपका वहां पे। आप अगर देखेंगे निबंध में या पल्लवन में उन्हीं लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा भरा हुआ है, दोनों पेज, चारों पेज, तो वहां पे कोई वर्ड काउंट नहीं है ना। तो वहां पे कोई वर्ड काउंट नहीं कर रहा आपके। बस देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैं आपसे प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ ना, तो अगर आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन देंगे ना, अगर आप केवल ज्यादा से ज्यादा लिखने के चक्कर में रह गए, तब तो ये होगा कि आपके वर्ड भी काउंट होंगे और आपके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे आपको ढंग के। लेकिन अगर आपने सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ 2 पेज भरे पूरे, तो कोई नहीं देख रहा आपका कितने वर्ड यूज किए आपने, आपको मार्क्स मिलेंगे धूमधाम से। ठीक है, तो वर्ड लिमिट और सर एक ये था कि सर जो लिमिट है ना सर एक सर ये डाउट था कि सर जैसे पल्लवन में इंग्लिश कोट्स भी लिखने चाहिए क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे मैं वही कह रहा हूँ, जब भी आप उद्धरण दे रहे हैं, चाहे इंग्लिश में दें, चाहे हिंदी में दें, चाहे संस्कृत में दें, लेकिन उसका रिलेवेंस स्पष्ट करें, उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा जरूर करें। सर वन मोर लास्ट डाउट है सर कि सर जैसे निबंध, जैसे कि सर निबंध हमने एंड कर दिया, एंड करने के बाद हम कोई जैसे कोट दे रहे हैं उसमें, जैसे कि कोई भी 4 पंक्तियों का कोट दे रहे हैं, तो सर उसको तो लास्ट में बस लिखते लिखते लास्ट लाइन से उसको कनेक्ट करना है क्या, या मतलब डायरेक्ट लिख के उसमें आप लिखें, वो उद्धरण लिखने से पहले आप लिखें इसी संदर्भ में कहा गया है, बस इतना लिख दें, बात खत्म। सर उसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी करना होता है क्या कि मतलब उद्धरण में क्या बताया? कंप्लीट एक्सप्लेन मत कीजिए, उसको कनेक्ट कर दीजिए बस आप कंटेंट से। सर ये बार-बार जैसे 2-4 उद्धरण हमने लिखे, बार-बार ये लाइन लिखेंगे तो सही लगेगा? आप एक लाइन क्यों लिखेंगे? आप एक चीज देखिए, हम आपको जब कमेंट देते हैं अच्छी विषय वस्तु पे, ठीक है, तो हम आपको केवल एक ही कमेंट थोड़ी देते हैं, हम भी तो उसमें वेरिएशन रखते हैं ना, अलग अलग। तो आपको एक ही चीज रिपीट नहीं करनी है। सर उसके और कैसे लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। आप एक जगह पे लिख सकते हैं कि इसी संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। उपर्युक्त पंक्तियां इसी चीज को स्पष्ट करती हैं या फिर इसी से संबंध रखती हैं, इस तरीके से लिख दीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों का या उक्त पंक्तियों का यही भाव है, इस तरीके से लिख दीजिए। मतलब आपको शब्द बदलने हैं, समान शब्दों को आप रिपीट करेंगे ना तो लगेगा कि आपने दोहराव किया है, पुनरावृत्ति की है जी। लेकिन अगर आप अलग शब्दों के साथ वही बात कहेंगे तो वो चीज समस्या नहीं आएगी। सर ठीक है, ओके सर एक और किसी के
जी सर ऐसे लिख सकते हैं कि इसी संदर्भ में प्रासंगिक है कि, या फिर ऐसे, वो तो सर मैं इनसे मैम के रिलेटेड एक और सवाल था कि जो उद्धरण लिख रहे हैं ना, जैसे इंग्लिश का अगर हिंदी में लिखे हैं तो उसको हमें देवनागरी में लिखना है, या फिर वो जो रोमन होती है ना, जैसे मैसेज वैसे लिखते हैं हम वैसे? नहीं देखिए, अगर आप उद्धरण इंग्लिश का दे रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1% भी इशू नहीं है। इंग्लिश का उद्धरण इंग्लिश में लिखिए, उसको देवनागरी में लिखने का कोई औचित्य नहीं है। और इंग्लिश में सर यही चीज हम हिंदी में या संस्कृत में कोई है ना वो लिख रहे हैं तो फिर उसको हिंदी संस्कृत में ही लिखे ना, मतलब ऐसे? नहीं, इंग्लिश में आप अवॉइड कीजिए। इंग्लिश में मत लिखिए आप। हाँ हाँ, इंग्लिश में अवॉइड मतलब हिंदी में तो हम हिंदी में इंग्लिश चल में जाता लिखते है। हैं ना, स्पेलिंग वगैरह सही। और एक सर एक मतलब इससे थोड़ा इरिलेवेंट था कि जैसे जो अधिसूचना होती है ना उसमें पास में स्थान भी लिखते हैं ना, जो डेट की जस्ट किसमें? पास। अधिसूचना में सर, अधिसूचना परिपत्र में मैंने कहीं देखा था। हाँ, लिख देते हैं, कुछ में लिख मतलब वो देते हैं। बहुत जरूरी नहीं है ना, लिख देते हैं तो लिख देते हैं, नहीं तो बहुत जरूरी नहीं है, और अगर आप लिखते हैं तो गलत भी नहीं है। अच्छा, एक और लास्ट सवाल था सर कि जो क्रमांक है ना, जो जैसे एक ऊपर लिखा जैसे 201, फिर नीचे हम शुरू करते हैं, वो जितने भी क्रमांक जारी होते हैं जिनमें भी लागू होता है, जैसे कार्यालय पत्र में नहीं होता, जिनमें होता है उसमें फिर उसको आगे क्रम में बढ़ाते जाते हैं ना, ऐसे ही होता है? वो सभी में लागू होता है ना सर, जहाँ पे भी क्रमांक आएगा नीचे वो? हाँ, बिल्कुल, जितने भी आप संदर्भ ले रहे हैं ना, जितने लोगों का, उन सबके लिए लागू होगा वो। ठीक है सर, है ना, थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो जी मैम, पूछें। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, जो मैं पूछना चाहती थी, जैसे निबंध लिखते हैं उसमें सर टेबल बना सकते हैं क्या कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं। निबंध को केवल पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप। सर, जैसे कोई डेटा देना हो। मैम, डेटा आप फैक्ट के तौर पर दे सकती हैं। लेकिन सर उसमें आप पंक्तियों के देखे जाए तो शब्द बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आप मुझे बताइए कोई एग्जांपल। सर, जैसे टूरिज्म में डेटा था कि ये राजस्थान में बहुत स्कोप है टूरिज्म का, तो इंडिया के स्तर पे रोजगार काफी ज्यादा था, 9% के आसपास था, राजस्थान में से 2% के आसपास है, तो सर उसको एक टेबल, एक लाइन की टेबल में भी शो किया जा सकता है? नहीं, अब बिल्कुल किया तो जा सकता है मैम, लेकिन अगर आप वो जीएस का आंसर लिख रही हैं, इकोनॉमिक्स का आंसर लिख रही हैं अगर आप, तो लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप निबंध लिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज आपकी लैंग्वेज में देखिए, ये निबंध लिखना आपकी एक लेखन जो शैली है, लेखन कला है, उसका भी तो परीक्षा है कि आप किस तरीके से लिखती हैं, किस तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करती हैं आप। जी सर। ये उस चीज का भी वो है, जब आप मान लीजिए एसडीएम आप जब बन जाते हैं, तब आपसे अगर किसी विशेष मुद्दे पे कोई पत्रकार आपसे आके कुछ पूछता है, तो आप अपने विचारों को एक प्रवाह में ही तो बताएंगे ना वहाँ पे। जी सर। वही प्रवाह निबंध है, आपके विचार ही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट बनाने का, ग्राफ बनाने का, डायग्राम बनाने का, टेबल बनाने का, इन सब का औचित्य नहीं है यहाँ पे। केवल आप एक, और जिस चीज की आप कह रही हैं कि भाई इंडिया में इतना है, राजस्थान में इतना है, तो इसको बढ़ाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे, तो इसको तो आप 2 लाइन में वैसे भी लिख सकती हैं रिटर्न में, उसके लिए टेबल की क्या जरूरत है। हाँ सर। लेकिन इसको आपको हाईलाइट करना है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब आप कोई ऐसा फैक्ट दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, कोई बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं, तो उस चीज को आप अंडरलाइन कीजिए, उसको आप दिखाइए एग्जामिनर को कि आपने ये चीज लिखी है। वो बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके उसी चीज से पता चलता है कि आपने ये टॉपिक आपने पढ़ के अच्छे से तैयार किया है। जब तक अदरवाइज सिंपल एकदम जो साधारण तरीके की चीजें होती हैं निबंध के बारे में, वो तो हर कोई लिख सकता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो टॉपिक के बारे में हर किसी को होता ही है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी अच्छी है वो चीज आपके फैक्ट्स बताएंगे, वो चीज आपका डेटा बताएगा। ठीक है, तो वो चीज तो आप हाईलाइट कीजिए डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का कोई डाउट? हेलो। जी सर बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जिससे हम चर्चा करते हैं कि शब्द सीमा से ज्यादा लिखने में कोई समस्या नहीं है, मतलब जैसे 200 250 के उसके 400 भी लिखते हैं, लेकिन एक जो मुझे जो प्रॉब्लम लगती है कि सर जैसे ही शब्द सीमा अगर बढ़ाना चालू करते हैं तो फिर समय सीमा खत्म हो जाती है। मतलब या तो फिर उसमें मतलब पेपर खत्म करना एक बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, तो उसके लिए तो फिर या तो अच्छी खासी स्पीड रखनी पड़े। मतलब एक बार आप अपना नाम बताएं। क्यों बोल रहा हूँ सर?
अच्छा सिर्फ बोल रहे हैं अच्छा सिर्फ बोल रहे हैं देखिए आप। सर देखिए सर, आपने जो जिन पेपर्स में आपने अब तक समय अब आपका सामना किया है ना, वो हो सकता है आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में, क्योंकि जैसे मान लीजिए टॉपिक वाइज जो टेस्ट है ना वो थोड़े लेंथी हैं हमारे, क्योंकि हम आपसे 5-5 लेटर लिखवा ले रहे हैं, कहीं पे 5-5 पल्लवन लिखवा ले रहे हैं, 5-5 संक्षिप्तीकरण करवा ले रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके लिए कम पड़ सकता है समय। लेकिन एक बार आप फुल लेंथ अभी शुरू होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको मान लीजिए वहां पे समय का समस्या आ रही है, समय भाव की, तब वहां पे टाइम मैनेजमेंट का हम स्पेशली आपके लिए, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट्स को आ रही है टाइम मैनेजमेंट में इशू, उनके लिए हम अलग से मैनेजमेंट सिखाएंगे इस चीज का, टाइम का। और एक चीज मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आप समय के कारण केवल 250 शब्दों में ही निबंध लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि आपके मार्क्स भी उसी अनुपात में मिलेंगे आपको। 250 शब्दों का मतलब होता है केवल 2 पेज आगे पीछे से, और 2 पेज में कोई निबंध नहीं लिखा जाता है। इतना तो आप मान लीजिए कि बहुत सारे अगर स्टूडेंट्स को आप देखेंगे कॉपी, तो एक पेज में तो केवल इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं वो। तो तो निबंध में आप कम से कम मान के चलिए 3-3.5 पेज तो आपको लिखने ही लिखने हैं निबंध में। तो उसका थोड़ा सा समय प्रबंधन कीजिए आप, या तो अपनी आप स्पीड को देखिए एक बार, स्पीड कम तो नहीं है कहीं आपकी लेखन में। बाकी इसका तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट्स का तो मैंने मतलब ऐसा आया नहीं है सुनने में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है इस पेपर में, लेकिन फिर भी अगर आपको है तो उस चीज को आप एक बार फुल लेंथ पेपर जो होंगे ना उसमें आप एवेल्युएट कीजिए खुद को। टॉपिक वाइज में हो सकता है मे बी थोड़ा बहुत लेंथी हो पेपर, फुल लेंथ जो टेस्ट रहेंगे आपके उनमें एक बार आप फाइनल अपना उस पर पहुंचना निष्कर्ष पे कि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ सर, एक्चुअली क्या लिखने का मन भी करता है, कंटेंट भी होता है, और बट ये चीज थोड़ा सा लगी कि पेपर खत्म होता है। देखिए अभी 18 नवंबर से आपके फुल लेंथ वाले शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 1-2 टेस्ट वो दे करके देखिए, तब हम डिस्कस करेंगे पर्सनली इस चीज पे, अगर उसमें भी अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक सर यू। जी मैम बताएं। सर जो हम हिंदी लिखते हैं सर, हिंदी में टाइम का इशू नहीं होता है, क्योंकि सर हिंदी में तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो खत्म हो जाता है 2 घंटे में, लेकिन सर इंग्लिश में कमी आने लगती है। इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है ना सर मतलब हिंदी में थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सीड हो जाता है, उस वजह से इंग्लिश में बहुत मतलब बुरा पेपर चला जाता है उसका। अच्छा हाँ, तो ये आपके साथ आपका नाम क्या है? सर प्रज्ञा। प्रज्ञा, ओके। प्रज्ञा और शिव, आप दोनों का टाइम मैनेजमेंट का है। आपसे हम एक बार फुल टेस्ट जब होंगे ना, 18 नवंबर से फुल टेस्ट शुरू है, तब से हम आपको मॉनिटर करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब आप पर्सनली भी टच में रहना अलग से ना। जी सर। टाइम मैनेजमेंट का जिन जिन स्टूडेंट्स के साथ इशू है वो आप हमसे पर्सनली टच में रहें, तो उनके हम उस हिसाब से मॉनिटरिंग करेंगे अलग से। जी सर, थैंक यू सर। सर सॉरी मैं जी इंटरप्ट बताएं। कर रहा हूँ, मतलब दूसरी बार भी पूछ रहा हूँ। मेरा सर 25 मार्क्स का लास्ट टाइम छूट गया था, मतलब फोर्थ पेपर, और मेरी हैंडराइटिंग का खास इशू है। मैं एक लाइन अगर बढ़िया लिखने लगता हूँ ना तो फिर पूरा पन्ना बढ़िया लिख देता हूँ, और एक अगर कोशिश करके भी अगर ठीक नहीं लिखी ना तो फिर हैंडराइटिंग खराब होती जाती है। मतलब उसका कुछ देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि आपको पता है आपकी कमी, ठीक है। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि अभी आपके पास 2 महीने का समय है। हाँ सर, है ना, तो इस चीज में आप आराम से सुधार ला सकते हैं। आपको हमारी जो कोई भी मदद चाहिए इस चीज में वो हम आपके करने को तैयार हैं, लेकिन आपको काम आपको ही करना पड़ेगा इस चीज पे। सही है सर। मतलब वो टाइम मैनेजमेंट वाले में सर मुझे भी मतलब जो भी आप इनको हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मैं आप सबको सभी को बोल रहा हूँ, जिन जिन स्टूडेंट के साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है वो सभी हमसे पर्सनली टच में रहें, और फुल लेंथ टेस्ट पेपर खासतौर पे जब दूसरा आपका फुल लेंथ पेपर हो जाएगा उसके बाद हम आपको मॉनिटर करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 टेस्ट में तो आपको अनुमान लगेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है लिखने में, कितना समय कम पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम पर्टिकुलरली इस चीज पर फोकस करेंगे। सही है सर, ठीक है सर, है ना, थैंक यू। ठीक है, तो आई थिंक किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेशन एंड करते हैं, काफी लेंथी हो गया है। सर वो आप जितनी क्लासेस थी ना वो आप मतलब कहीं पे या तो लिख दो, भूल जाओगे फिर, मतलब वो सब एक जगह मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। देखिए एक तो ये सेशन हो गया आपका, ठीक है। ये थोड़ी देर में ही हम आपको इसकी लिंक डाल देंगे रात में, या फिर कल डाल देंगे इसकी लिंक,
एक तो सेशन ये हो गया। आप कोशिश कीजिए कि लाइव सेशन अटेंड कर लें। नेक्स्ट जो सेशन होगा कल रखेंगे मोस्ट प्रोबेबली पवन सर का सेशन। उसमें हम जो पत्र लेखन प्रारूप लेखन वाला जो है उसमें 1-2-3 चीजों को वो डिस्कस करेंगे सर। वो भी आप कोशिश कीजिए कि लाइव अटेंड कर लें। रिकॉर्डिंग तो हम डेफिनेटली उसकी करेंगे ही करेंगे, लेकिन लाइव में ये रहता है कि आपके साथ इंटरेक्शन हो जाता है ना, तो उससे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है एक्चुअली और इसमें रिकॉर्डिंग में क्या है एक्चुअली हम क्या करते हैं, अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी डिस्कशन की, तो उसमें क्या होता है कई बार साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार स्क्रीन का इश्यू हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा उसमें हम इसीलिए अभी देखिए हम आपको पल्लवन का करा रहे हैं ना, पल्लवन का मैं तीसरी बार करा रहा हूँ अभी। हो सकता है आपने ज्वाइन नहीं किया हो, कुछ और स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन ना किया हो, लेकिन हेलो सर, जैसे आप जो भी पढ़ाते हो ना, जैसे आज अपने जो भी क्लास ली वो मैंने एक तो पेपर है उस पर सारा अटका दिया कि इसमें मेरी क्या कमी आई, किस तरीके से इसको, और मेरा उस हिसाब से हर सेशन अगर एक बार ठीक से अटेंड हो जाए ना तो फिर ज़्यादा सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी सेशन एंड कर। हाँ हेलो सर। बताएं। जी मैम बताएं। जी बताएं। सर ये आपसे पर्सनल कहाँ कब कितने बजे मिला जा सकता है सर? देखिए अगर आपको पर्सनली मिलना है तो जिस दिन टेस्ट रहता है, आप कहाँ पे टेस्ट देते हैं, कौन से टेस्ट सेंटर पे देते हैं? तो सर अभी अपना आपके रिद्धि सिद्धि वाले पे। रिद्धि सिद्धि वाले पे ना सैटरडे को देते हैं, संडे को देते हैं? सैटरडे को। सैटरडे को देते हैं ना, तो सैटरडे को इस सैटरडे को मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है? आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा पहले। ओके ओके ओके। हेलो सर। जी मैम पूछिए। जी सर ये पत्र वगैरह लिखते हैं उसमें थोड़ा ये इशू आता है कि मतलब आप कमेंट लिखते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज लिखे, तो उसमें कैसे इम्प्रूव करें? बिल्कुल देखिए उसमें आपको ग्रुप में टाइम टू टाइम वैसे तो हम डालते रहते हैं और हम डाल देंगे, और अगर मान लीजिए हम नहीं भी डाल पाए तो आप कुछ भी मत कीजिए, स्वायत्त शासन विभाग सर्च कीजिए, ठीक है, राजस्थान, है ना? उसके जितने भी कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश वगैरह आए हुए हैं आपको अभी के मिल जाएंगे। मतलब हर महीने आते हैं, हर महीने 2, 4, 5, 6, 10 आ ही जाते हैं, ठीक है? निविदा निविदा वगैरह जो आती हैं वो न्यूज़पेपर में आती हैं, आपने देखे होंगे निविदा या टेंडर नोटिस वगैरह आता है, वो पढ़िए आप। उससे बढ़िया बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए हमारा कंटेंट के लेवल पे, आप कॉपी एवोल्यूशन तो आप देख ही रहे होंगे सब लोग, बाकी कंटेंट के लेवल पे भी हमारा यही प्रयास है कि जो एकदम ऑथेंटिक चीज है वो आपको सजेस्ट करें और वही आपको कंटेंट हम दें। जैसे आपने जो हमें निबंध या पल्लवन की जो पीडीएफ दी है उनमें भी आपने देखा होगा कि ऐसा मतलब इस तरीके का इतने डिटेल में और इतनी सारी चीजें आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी किसी भी कंटेंट में। यहाँ पे भी हम स्टूडेंट को वही कोशिश कर रहे हैं कि आप सीधे उसी चीज से जुड़िए जो वास्तविक है, जो यथार्थ है। आप सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़िए, कुछ भी नहीं है, आपको 5, 10 पढ़ लीजिए आप बस, कार्यालय आदेश, कार्यालय पत्र और निविदा, 2-4 निविदा पढ़ लीजिए, 10-15 फॉर्मेट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कार्यालय भाषा किस तरीके की होती है, किस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। ठीक है बस इतना ही करना है आपको, और इसमें भी कुछ नहीं होता मैम, 10-15 शब्द होते हैं बस मुश्किल से। अगर आप 10-15-20 एक्चुअली शब्दों सर के आप अपनी जो ऊपर वाला पोर्शन है फॉर्मेटिंग का और नीचे वाला वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बीच वाला मेन होता है ना वो थोड़ा गड़बड़ा वही जाता है, मुख्य तो होता नंबर है। कट जाते हैं। तो वो है बिल्कुल, कि मतलब वो इसमें क्या होता है 5, आपके 6 नंबर फॉर्मेटिंग आने के चाहिए, वहाँ 4 ही मार्क्स आ आपको जाता मिल है। जाएंगे। फॉर्मेटिंग के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कंटेंट के नहीं मिल पाते। उसका रीजन यही है, आप वो पढ़िए, उसमें आपको एकदम वो वाली सटीक लैंग्वेज मिलेगी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है। जी सर। ठीक है? और सर और ये कोई डाउट किसी को? जी लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं, उनमें अपन कैसे एग्जांपल्स यूज करें, मतलब उनको कैसे एक रेलेवेंट तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं? उद्धरण की बात कर रही हैं? नहीं सर, लोकोक्ति और मुहावरे जो इंडिविजुअल आते हैं और वाक्य में अर्थ स्पष्ट कीजिए, वो अच्छा, वाला। उनको वाक्यों में जो प्रयोग करना है उनको, है? ठीक है, वाक्यों में प्रयोग को लेकर के देखिए मेरी एक शिव हैं आपके सहपाठी, उनसे भी चर्चा हुई थी। देखो इसमें आपको क्या करना है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा कि उसका पहले तो भाव स्पष्ट करते हैं, ठीक है, फिर वो कहावत या मुहावरा लोकोक्ति डालते हैं उसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। तो इस वजह से होता क्या है, वो 3-4 पंक्तियों का हो जाता है पूरा स्टेटमेंट, और उससे 2 समस्याएं जन्म लेती हैं उसकी वजह से। पहली समस्या तो क्या जन्म लेती है कि एग्जामिनर को ये लगता है कि भाई आप सटीक रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप सटीक रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उसका, लोकोक्ति का या मुहावरे का। दूसरा आपका समय बर्बाद होता है। ये दोनों समस्याएं एक साथ उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है
10-20 माइंडफुली बैठिए, 2 घंटे दीजिए भले इस चीज को, लेकिन हाँ, हाँ। 10-20 लोकोक्ति और मुहावरों का इस तरीके से आप प्रयोग करके देखिए कि आप केवल 2 लाइन में ही उसको प्रयोग कर लें। 2 लाइन से मतलब ज्यादा ना अर्थ पड़े नहीं वो लिखे, किसी भी उसमें तरीके अर्थ से। वाक्य प्रयोग में स्पष्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अर्थ नहीं लिखना आपको। जो हाँ, वाक्य में आप देखो, आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया जाता है कि इस तरीके का वाक्य बनाएँ जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जी, जी। तो आपको अर्थ तो वहाँ पे लिखना ही नहीं है, आपको केवल अर्थ स्पष्ट करना है उसी सेंटेंस के थ्रू। जी सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट? चलिए ठीक है, अभी सेशन हम एंड करते हैं। बाकी अगर आपका किसी का कोई डाउट हो तो आप हमें पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शुभ रात्रि।